दोस्तों कक्षा 10 की गणित के अंदर हमको प्रश्नावली के अंदर क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो मैं पहले चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये क्वेश्चन 100% आने वाला है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर इस प्रकार से पूछा जाएगा। दो संख्याएं देगा और आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से उसको सिद्ध करना पड़ेगा। जैसे आपको यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है। उदाहरण नंबर पहला ये देख लेना। इस प्रकार का आपके सवाल भी है इसके अंदर। तो आपको इसमें से 1.1 के अंदर से आपको पहला सवाल पढ़ना चाहिए। ये पहला सवाल एचसीएफ ज्ञात करने का, ये आपको 100% पढ़ लेना चाहिए। बाकी के सवाल इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर आपको आगे आ जाना है और एचसीएफ और एलसीएम प्रश्नावली 1.2 इसके उदाहरण भी देख लेना। उदाहरण भी इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा और चौथा ये सवाल आपको याद होने चाहिए। एचसीएफ का आपको एक सवाल 100% देखने को मिलेगा, तो इसको आप जरूर देख लेना। एक ये 100% वाला सवाल है। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल यहाँ से ये पूछने की संभावना है 2 नंबर के अंदर। पूछेगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर पूछ लेगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक तो ये √2 वाला, √3 वाला, एक है √5 वाला, तीनों एक जैसे हैं। और इन जो 3-4 सवाल है इनमें से 1-2 सवाल देख लेना। तो यानी कि 1.3 प्रश्नावली पूरी समझ लेना। इस प्रश्नावली में से एक सवाल पूरा बनने की आशंका है। 4 नंबर की प्रश्नावली, लेकिन क्या बनेगा वो हम ये नहीं कह सकते। या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आ जाएगा तो ये नहीं पूछेगा, ये पूछ लेगा तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नहीं पूछेगा, लेकिन एचसीएफ तो 100% पूछेगा। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल जो 100% आएगा 1 नंबर के अंदर, वो ये है 1.4 प्रश्नावली का सवाल। ये सवाल है शांत और अशांत देखना। जिसकी घात 2 की घात n और 5 की घात n m के रूप में, यानी कि 2 की और 5 के रूप में इसको लिख सकते हैं घातों के रूप में, वो तो शांत होगा, और बाकी नहीं लिख सकते वो अशांत होगा। सिंपल सा सवाल है, 1 नंबर में आपको पूछा जाएगा। तो आपको पहली प्रश्नावली में इतना ही पढ़ना है। और एक नंबर में अगर पूछा जाए तो ये पूछ सकता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र पूछ सकता है। ठीक है, तो एक प्रश्नावली यानी कि जो वास्तविक संख्याएं हैं उसमें आपको इतना पढ़ना है बस। इतने से आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। आई होप कि आप इस वीडियो में समझ गए होंगे। प्रश्नावली उसकी दूसरी है। इस प्रश्नावली में हमको क्या पढ़ना चाहिए। देखिए आपके सामने 3 नंबर की प्रश्नावली है, तो क्या क्या संभावना है यहाँ पर सवाल बनने की वो हम आज देख रहे हैं। 2.1 आपको हल्के से निकाल लेना है ऐसे ही। उसमें से आपको 2.2 पे आ जाना है, और 2.2 में आपको ये देखना पहला सवाल है और दूसरा सवाल। इन दोनों में से एक सवाल आने की 100% संभावना है। इन सवालों में कोई सा भी सवाल आ जाएगा। उसमें पूछा जाएगा शून्यक निकालिए। 1 नंबर में तो ये पूछा जा सकता है 1 या 2 नंबर में। 2 नंबर का पक्का सवाल आता है कि बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों और शून्यकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से 3 नंबरों में डायरेक्ट पूछ सकता है, और 2 नंबर में बनाना चाहे तो शून्यकों का पूछेगा। और 1 नंबर में आपको क्या याद करना है, इसकी थोड़ी बहुत परिभाषा याद करनी है। जैसे एक घात वाला, द्विघात वाला, त्रिघात वाला। फिर अगर इनमें से तो 100% देखने को मिलता ही मिलता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि नहीं मिले अगर, तो आपको ये भाग विधि आपको इसमें मिल जाएगी। अगर आपको नहीं आती भाग विधि, मैंने इस पर वीडियो डाल रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं, और भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी इसमें एक ये सवाल है तीसरा और चौथा सवाल है ना। ये प्रश्नावली 2.3 का तीसरा और चौथा है, यहाँ से सवाल बनने की संभावना है। तो दूसरी प्रश्नावली हमको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, तीसरा चौथा सवाल पढ़ना है। और एक प्रश्नावली वो मैंने बताई 2.2 पढ़नी है, और 2.2 को 3 को आप थोड़ा बहुत देख लेना, 3 को है ना, जिसमें भाग विधि को देख लेना। और 1 नंबर में क्या पूछ सकता है, 1 नंबर में कुछ भी पूछ लेगा। जैसे आपको पूछ लेगा कि बहुपद के शून्य कितने होते हैं, मूल बिंदु के, कुछ भी पूछ लेगा। मतलब कहने का मतलब मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए, है ना। जैसे 2.1 में है ना आपकी इस प्रकार से ग्राफ है, तो आपको मूल बिंदु के निर्देशांक पूछ लेगा, है ना। तो इस प्रकार से तो इतना आपको दूसरी प्रश्नावली में याद करना है। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस दूसरी प्रश्नावली में यही चीज़ पढ़नी है, क्योंकि 3 नंबर की है तो इतना कुछ आएगा नहीं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया, आपको अच्छे से नोट कर लेना अपने किताब के अंदर। प्रश्नावली है तीसरी, नाम है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। यहाँ से 6 नंबर के सवाल आते हैं। क्या क्या पढ़ना है आपको वो बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ से एक 4 नंबर का सवाल फिक्स आएगा, 100% आएगा। वो रहेगा आलेखी विधि से हल कीजिए। कोई समीकरण दे रखी होगी आपको और उसको आलेखी विधि से हल करना, मतलब समीकरण के ग्राफ बनाना। तीसरी प्रश्नावली में जैसे ये बता रखे, फर्स्ट प्रश्नावली है ना आपकी, उसमें आपके ग्राफ है। मैं आपको बता देता हूँ ग्राफ कैसे बनते हैं, वो बता देता हूँ। ये जैसे ये है, तो इसमें ये सवाल दे रखा है। इसके उदाहरण के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ये पेंसिल वाला सवाल हो गया, है ना। ये इस प्रकार के सवाल तो मैंने आपको सीधा सा बता दिया है। आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, इस प्रकार से ग्राफ बनाना आपको सीखना पड़ेगा। 4 नंबर का फिक्स सवाल यहाँ से आएगा। 4 हो गया, अब बचे 2 नंबर। अब 2 नंबर में क्या पूछा जा सकता है, 2 नंबर में एक सवाल यहाँ से बनेगा। ये सारणी है, आपको याद करनी है कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी,
तो क्या हल होगा, समपाती होगी रेखाएं तो क्या हल होगा, समांतर होगी तो क्या हल होगा। इस प्रकार से आपको ये सारणी याद कर लेनी है। इस प्रकार की सारणी को ये आपके सामने बनी हुई है, पेज नंबर 51 है, आपके किताब के अंदर जरूर देख लेना। यहाँ से कंडीशन लिखी हुई, किस प्रकार की कंडीशन से। 1 नंबर में ये 100% पूछा जाएगा। 5 नंबर तो होगा, 4 नंबर का ग्राफ, 1 नंबर का यहाँ से। अब 1 नंबर और बचा। 1 नंबर में क्या आएगा, कोई छोटी मोटी आपको समीकरण दे देगा, 2 समीकरण दे देगा। जैसे 2 समीकरण दे रखी है आपके सामने, इस प्रकार से समीकरण दे देगा और बोलेगा समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि लगाना, चाहे कोई सी भी छोटा सा, ज़्यादा सवाल बड़ा नहीं आएगा, 1 नंबर में आएगा। तो इसका मान उसमें रख देना, प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेना या विलोपन विधि से हल कर लेना। 1 नंबर में इतना ही पूछा जाएगा। तो तीसरी प्रश्नावली में क्या आएगा, 4 नंबर में तो ग्राफ, 1 नंबर में यहाँ से, और 1 नंबर में कहीं से भी छोटी मोटी चीज़ें, है ना, परिभाषा पूछ ले, कुछ भी पूछ ले। तो इस प्रश्नावली में आपको इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा लोड से नहीं पढ़ना है। 100% में बता रहा हूँ, जैसा आप जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट वो आप लगा के पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा और आपके बोर्ड में सबसे अच्छे नंबर आएंगे। प्रश्नावली 4, द्विघात समीकरण। बोर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ कि बोर्ड में आपको क्या पढ़ना चाहिए। इस प्रश्नावली में कौन कौन सी चीज़ों को पढ़े। देखो सिलेबस बहुत बड़ा है, सब चीज़ों को तो हम पढ़ नहीं सकते, तो उनमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, उसको तो पढ़ ही लेना आप। 4 नंबर की प्रश्नावली है, तो इसमें से क्या आएगा, पहला आएगा द्विघात समीकरण, उसके मूल निकालना। कहाँ से सवाल आएगा, एक सवाल, 1 नंबर पहले यहाँ से देख लो आप। 1 नंबर में ये पूछा जाएगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। 4.1 का ये पहला और दूसरा सवाल देख लेना अच्छे से। ये भी आ सकता है, ऊपर वाले भी आ सकता है। अभी अर्धवार्षिक में ये आया था, तो वार्षिक में कोई दूसरा आ सकता है। तो यानी कि इस प्रकार से सवाल आएगा और उसमें पूछेगा कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो आपको सिंपल से इसको गुणा भाग कर लेना है, और जिसमें 2 घात बन जाती है, यानी कि ax² + bx + c, इस रूप में अगर बन जाएगी तो वह द्विघात समीकरण है। अगला है एक प्रश्न जो 100% देखने को मिलता है, वो यहाँ पर लिखा है, ये वाला सवाल। क्या लिखा है, द्विघात समीकरण दे रखी है 6x² - x - 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मैं फिर बता रहा हूँ, इसके उदाहरण भी आपको करने हैं, उदाहरण से भी सवाल पूछा जाता है। सरल पर अगर आपको पेपर बनाना है, सरल पेपर देना है बोर्ड वालों को, तो वो बोर्ड वाला उदाहरण से देगा। वो बोलेगा कि यहाँ पर नज़र क्यों नहीं गई उसकी। भाई प्रश्नावली के सवाल तो सारे करते हैं, ये वाला सवाल कोई नहीं करता। तो ये सवाल फिक्स आएगा। 4 नंबर की है, 2 यहाँ से, 2 नंबर, 1 नंबर वहाँ से। ठीक, 1 नंबर में बता दिया कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। अब एक और चीज़ बताता हूँ, अगला सवाल कहाँ से आएगा। अगर कठिन आएगा तो यहाँ ये द्विघात समीकरण की ये देख लेना, ये वाला सवाल। अगर कठिन सवाल बनाने की कोशिश करेगा तो वो पूछेगा पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, और नहीं आती है तो ये इतना लोड लेने की बात नहीं है इसको। अब समय कम है तो ज़रूरी नहीं कि इसको याद करो। एक सवाल यहाँ से पूछा जाएगा, आप देख पा रहे होंगे, लिखा है कि b² - 4ac द्विघात समीकरण कैसी होती है, ax² + bx + c के रूप में। इसके मूल के लिए सूत्र ये है -b ± √b² - 4ac/2a। आपको याद होगा, मैं तो खाली बोल रहा हूँ इसको, तो आपको याद होगा वैसे भी। ये सूत्र से यहाँ से 1 नंबर का सवाल पूछा जाएगा कि कुछ भी समीकरण देके पूछेगा कि यह द्विघाती समीकरण है कि नहीं। एक सवाल जो बनने की शंका है यहाँ से, ये पेज नंबर 98 पर है। ये लिखा है कि 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। एक कंडीशन दे देगा और आपको पूछेगा, तो तीनों कंडीशन याद होनी चाहिए। जब किसका मान 0 से बड़ा होगा, यानी कि इसका मान b² - 4ac का मान 0 से बड़ा होगा तो भिन्न भिन्न मूल होंगे। बराबर मूल होंगे तो इसका मतलब बराबर 0 के होगा। कोई मूल नहीं होगा तो 0, इसका मान 0 से छोटा होगा। इस प्रकार से ये कंडीशन आपको 100% याद करनी है ना। यहाँ से पूछ लेगा। अगर 1 नंबर में कुछ भी पूछने की कोशिश करेगा, हर कुछ ही, तब क्या पूछेगा वो, विविक्तिकर वगैरह कुछ ऐसा पूछेगा, जो आपको बहुतों को कम ही आता होगा मूलों की प्रकृति के बारे में। तो मैंने जो चीज़ बता दी वो फिर से बता रहा हूँ। क्या पूछेगा, एक तो मूल निकालना पूछेगा, समीकरण के मूल। ठीक, मूल निकालना पूछेगा। एक ये द्विघाती सूत्र जो सारांश में लिखा है याद कर लेना। एक सारांश में लिखा है तीनों कंडीशन, वो याद कर लेना। लास्ट वाली एक द्विघात समीकरण की कंडीशन ये। तो चौथी प्रश्नावली में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है। प्रश्नावली है 5वीं इसकी, समांतर श्रेणियाँ। 5 नंबर की प्रश्नावली आती है बोर्ड के अंदर। इसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो आप पहले से यहीं से देख लीजिए। पढ़ने में पहला सवाल इसमें आएगा समांतर श्रेणियों से। एक आएगा सवाल AP का nवां पद ज्ञात करने का, दूसरा आ सकता है AP के n पदों का योग। इसमें 2 सूत्र हैं, nवां पद ज्ञात करना और n पदों का योग ज्ञात करना। 1 नंबर में सवाल क्या पूछा जाएगा, 1 से 2 नंबर में एक नंबर के 2 सवाल आएंगे। उसमें पूछेगा कोई समांतर श्रेणी दे देगा और पूछेगा इसका पहला पद बताइए, है ना, प्रथम पद बताइए। एक सवाल पूछेगा कि ये दे देगा, कोई समांतर श्रेणी दे देगा और पूछेगा इसका D बताइए, या यूँ कह देगा कि A और D दोनों बताइए। 1 या 2 नंबर में इस प्रकार के सवाल आएंगे। एक सवाल आएगा जिसमें आपको AP का कोई सा भी पद ज्ञात करना रहेगा,
कि कोई सी भी समांतर श्रेणी में आपको उसका पद ज्ञात करना रहेगा। तो 5.1 में जो ये सवाल है ना, ये देखिए, प्रथम पद ज्ञात करना और सारोंतर ज्ञात करना, यहाँ से एक सवाल, यहाँ से दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तीनों दो मतलब 3 सवाल है इसमें, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है 5.1 का। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण के सवाल भी करना। यहाँ से आपको ऐसा पूछेगा कि कोई समांतर श्रेणी दे देगा और इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए, या 10वां पद दे देगा और तुमको कह देगा कि ये कौन सा पद है, कौन से नंबर का पद है, कोई पद बता देगा और पूछेगा कौन से नंबर का है। 2 प्रकार के सवाल बनते हैं इससे, और n पदों के योग में भी 2 प्रकार के सवाल बनते हैं। तो एक सवाल यहाँ से बनने की पूरी संभावना है। फिर एक सवाल जो बनेगा वो 5.2 से बनेगा। वैसे 5.2 पूरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके सवाल यहाँ से आते हैं। अब कौन सा सवाल आएगा वो मैं और बता दूंगा आपको कोई छोटी सी वीडियो बनाकर कि कौन सा सवाल इससे ज़्यादा बार आया हुआ है। वैसे ये सवाल एक तो ये इधर से 6 से लगाकर 17 तक, इसमें सारे सवालों में कोई न कोई आता रहता है इधर उधर करके, कभी कोई आ जाता, कभी कोई। पिछली बार ये आया था 3 अंकों की संख्या ये वाला, तो कोई सा भी इस प्रकार से सवाल आ जाएगा। तो इसमें से आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी, ये मैं नहीं कह सकता कि ये सवाल आएगा। तो यहाँ मैंने बता दिया आपको 2 सवाल हो गए, 2 नंबर के, 4 नंबर का तो यहाँ से हो गए। एक कुछ यहाँ पूछेगा 5.3 में, ये वाला देख लेना, यहाँ से ये वाली ज़रूर देख लेना, इसमें से सवाल भी बन जाते हैं। और फिर इसमें बन जाएंगे थोड़े बहुत, तो ये भी वैसे के वैसा ही है। इसमें से 3 सवाल इंपॉर्टेंट है, 12, 13 और 14, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 12, 13, 14 इसको नोट कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ें तो अब इसमें क्या करना है आपको, एक एक नंबर में एक तो सूत्र पूछा जा सकता है। इसमें एक सूत्र ये वाला है, an वाला, nवां पद ज्ञात करने का, जो आपको याद करनी है, बाकी सवाल होगा नहीं। और फिर आगे n पदों का योग ज्ञात करने का, ये भी आपको याद करना है। फिर एक सवाल यहाँ से बनता है। पिछली बार पता नहीं 2-3 साल पहले का कुछ पेपर था, उसमें बना था ये, कोई अंतिम पद दे देता और फिर पूछा था, तो क्या होगा, n/2 a + l, a का मतलब प्रथम पद और l मतलब लास्ट वाला पद। यहाँ से ये सवाल बनने की संभावना है। तो ये आपको 5वीं प्रश्नावली में पढ़ना है। आई होप कि जो मैंने आपको बताया वो समझ में आ गया होगा। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट वो अगर पढ़ लोगे तो पूरी किताब का काम हो जाएगा। 10 की प्रश्नावली है, 6ठी, नाम है त्रिभुज। बोर्ड में इसमें 4 नंबर से का सवाल आता है। 4 नंबर में क्या क्या आएगा वो बता रहा हूँ। सबसे पहले एक सवाल जो 1 नंबर में इसमें बनता है वो बता रहा हूँ। 1 नंबर में क्या बनता है कि 2 ये दे देगा अपने को, त्रिभुज दे देगा और आपको ऐसा सवाल पूछेगा जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर ऐसा सवाल ये लिखा है 6.4 का, आपको क्षेत्रफल दे देगा और भुजाओं का अनुपात पूछेगा। ये 100 to 10% सवाल आएगा। ओके, 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाएगा। फिर इसमें से कुछ जो समरूपता सर्वांग समता सिद्ध करने का एक ये चौथा सवाल है। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्धि कीजिए कि त्रिभुज सर्वांग सम है। इस प्रकार का सवाल आने की पूरी संभावना है ना। इसमें कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन इस प्रकार के सवाल बनते हैं। और एक सवाल जो बनता है वो 1 नंबर में यहाँ से बनेगा, जिसको अपन थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय बोलते हैं। वो सवाल ये वाला 1 नंबर में ये सवाल बनेगा, जिसमें आपको दे देगा, अनुपात दे देगा और पूछेगा, अगला अनुपात पूछेगा। ये सवाल 100 to 10% आने की संभावना है 1 या 2 नंबर में। ओके, फिर यहाँ देखना ये से सवाल, तीसरा, चौथा और 5वां, इस प्रकार के सवाल देख लेना, ये भी सवाल पूछता है। दूसरा सवाल 1 नंबर वाला वही। तो इस प्रकार से इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और सर्वांग समता के बारे में 2-3 प्रमेय हैं इसकी, तो वो उसमें से कौन सी पढ़नी है वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा कि कौन सी प्रमेय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सारे पेपर को देखूंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा कि कौन सी प्रमेय आपको पढ़नी चाहिए। बाकी पाइथागोरस प्रमेय है वो आपको आती है इसके अंदर, तो इतना कुछ आपको इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है ना। सबसे सरल प्रश्नावली है, आ जाएगा तो सरल सवाल आएगा, अगर कठिन देने ही करेगा तो वो आपसे नहीं होगा तो फिर किसी से नहीं होगा, है ना। तो इतना लोड नहीं लेना है इसमें, और ये प्रश्नावली आपको कर लेनी है। प्रश्नावली 7, निर्देशांक ज्यामिति। बोर्ड के अंदर इसमें 6 नंबर का प्रश्न पूछता है। इसमें 3 सूत्र हैं, पहला है दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और एक है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको इसमें क्या क्या पढ़ना चाहिए ताकि आपके परीक्षा में सबसे अच्छे नंबर आए, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आपको एक तो छोटे छोटे प्रश्न पढ़ने हैं। पहला 1 नंबर का पूछा जाएगा भुज और कोटि, यहाँ से भुज और कोटि पूछेगा, एक्स वाले को भुज, वाई वाले को कोटि। तो 1 नंबर में तो ये सवाल आएगा। 1 नंबर यहाँ से हो गया। फिर कितना बचा, 1 नंबर और यहाँ से दूरी सूत्र 100 to 10% आएगा। एक बिंदु दे देगा और पूछेगा एक्स अक्ष से इसकी दूरी बताओ, वाई अक्ष से इसकी दूरी बताओ, 2 बिंदु दे के पूछ लेगा। फिर एक सवाल इसमें यह भी बनता है कि 2 बिंदु दे देगा पूरे और फिर पूछेगा आपको दूरी सूत्र। अभी जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा में आया था दूरी सूत्र ये वाला,
है ना। ये सूत्र आपको 100% याद करना है, याद होगा तो ही सवाल होगा। तो 100% वाला ये सवाल एक तो भुजकोटि और ये एक पूछ सकता है आपको कि इनके बीच की दूरी का, तो ये हो गया पूरा, है ना। तो इसमें आपको 7.1 में पहला प्रश्न पढ़ लेना। पहला एक सवाल यहाँ से ये बनता है 2 नंबर में कि बिंदु सररेखी है कि नहीं, यानी कि एक ही रेखा पर है कि नहीं। एक ये भी पूछता है कि वो त्रिभुज का शीर्ष है कि नहीं है, वो त्रिभुज कौन सा है वो भी पूछता है। तो ये भी थोड़ा सा देख लेना इसको। तो ये दूरी सूत्र और सररेखी वाला तो 100% आने की चांस है। और एक समदूरस्थ वाला जो आपके लिखा है 7वां सवाल 8वां सवाल, ये वाला कि कौन सा बिंदु, ये बिंदु दे देगा एक्स से बिंदु ज्ञात कीजिए जो इससे समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर है। और अगला प्रश्न आएगा विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से 100% सवाल आएगा। और वो सवाल कौन सा होगा, आपको दो बिंदु के बीच, 2 बिंदु दे देंगे और बीच में कोई पॉइंट दे देगा और पूछेगा कि यह बिंदु इसको किस अनुपात में काट रहा है। आपको दूरी सूत्र याद है, अब विभाजन सूत्र भी आपको रटना पड़ेगा। तो विभाजन सूत्र में मैं क्या आपको बता सकता हूँ। पहला सवाल देखिए, जैसे 7.2 का पहला सवाल, इसमें ये कह रहा है कि बिंदु के निर्देशांक बताने हैं, जो इस बिंदु को इसको काट रहा है 2:3 में काट रहा है, आपको बिंदु के निर्देशांक बताने। इस प्रकार का सवाल आएगा। इस प्रकार का सवाल आएगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस प्रश्नावली में चौथा 5वां इस प्रकार के सवाल ये सारे एक एक बार तो कर ही लेने हैं, क्योंकि ये सबसे सरल प्रश्नावली है नंबर लाने के लिए। लेकिन इसमें एक ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, माइनस प्लस का बड़ा ही ध्यान रखना पड़ता है इसमें। माइनस प्लस का ध्यान नहीं रखोगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा उसका ध्यान रखना। एक सवाल अगर थोड़ा सा बनने की कोशिश करेगा तो 1 नंबर में पूछ लेगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा, है ना। 1/2 आधार इंटू शीर्षलंब। इसमें यह सूत्र नहीं है, इसमें सूत्र कोई दूसरा है, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला सूत्र बनेगा। वो होता है इस प्रकार का, ये। अब इसका सारांश आपको रट लेना है। सारांश से 1 नंबर में प्रश्न आएगा। पहला प्रश्न देखिए दूरी सूत्र का, दूसरा मूल बिंदु से दूरी पूछा है, देखो ये 1 नंबर का यहाँ से बन जाता। फिर देखिए विभाजन सूत्र, फिर आगे देखिए 2 बिंदु को जोड़ने वाले मध्य बिंदु। एक सवाल 100% यहाँ से बनेगा मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला। और लास्ट में फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 1/2 x1 y2 - y3, ये वाला सूत्र याद करना है। 1 2 3 ऐसे करके आपने रट रखा होगा। नहीं भी पता तो मैं आपको और तरीके बताऊंगा कैसे इनको याद रखें, तो इनको आप याद रख लेंगे। इस प्रश्नावली मैंने बताया आपको, जो चीज़ याद रख लेना, इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इससे आपका काम चल जाएगा और आपके बोर्ड में सबसे अच्छे नंबर आएंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूँ।